तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम डॉल्फिन, जिसमें एक डॉल्फिन अपनी कहानी सुना रही होती है। उस डॉल्फिन को ओशन से पकड़कर एक पूल या फिर अम्यूजमेंट पार्क के एक्वेरियम में रख दिया गया है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कन्फाइनमेंट यानी कि रेस्ट्रिक्शन महसूस करती है। इस पोएम के थ्रू कैरोल एंड डफी हमें एनिमल राइट्स के बारे में बताना चाहती हैं। डॉल्फिन तो बस एक एग्जाम्पल है, बहुत से एनिमल ह्यूमन की वजह से लाइफ लॉन्ग सफ़र करते हैं, उन्हें बंद होके रहना पड़ता है। आप देख सकते हैं सर्कस, एनिमल फाइटिंग एग्जाम्पल है इन्हीं सब चीज़ों के। ये पोएम यही चाहती है कि हम एनिमल्स की भावनाओं को समझें। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि डॉल्फिन को कैसे बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, उसको उसकी फैमिली से दूर कर दिया गया, उसके नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो खुशी से रहती थी, जिस ओशियन में वो जितना चाहे उतना तैर सकती थी, वहाँ से एक पूल, एक छोटी सी जगह में लाकर कन्फाइन कर दिया गया है। इस पोएम के थ्रू हम देख पाएंगे कि एनिमल्स क्या सोचते होंगे, क्या फील करते होंगे, उनके पर्सपेक्टिव से हम समझ पाएंगे कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसको भी जो है फील होती हैं चीज़ें। डॉल्फिन बहुत समझदार एनिमल्स होती हैं, इसकी वजह से उनको अम्यूज़मेंट पार्क में यूज़ किया जाता है, बट ह्यूमंस को इसके गलत इफेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। ये पोएम ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी कि ये जो नरेटर है जो अपनी कहानी सुना रही है वो उसी का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिखाया गया है कि वो क्या फील करती है। यहाँ पे 2-3 लोगों के बारे में नहीं बताया गया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, जो ट्रेनर है उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मोनो यानी कि सिंगल, लाइक डायलॉग होते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट ये मोनोलॉग है। चलिए पोएटिस के बारे में जान लेते हैं। कैरोल एंड डफी जो है स्कॉटिश पोएटिस थी और प्ले राइटर भी थी। वो मई 2009 में ब्रिटेन की पोएट लॉरिएट बनी, यानी कि राज कवि की जो पोजीशन होती है वो। आप यहाँ देख सकते हैं उनके वर्क्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक स्टैंडिंग फीमेल न्यूड। इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और 2007 में उन्होंने द हैट पब्लिश करी थी, जहाँ पे पोएम्स और स्टोरीज थी चिल्ड्रन के लिए, जो कि काफ़ी सारे इश्यूज को एड्रेस करती थी, लाइक ऑपरेशन यानी कि दबाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस। और वो काफ़ी ईजी लैंग्वेज में थी क्योंकि बच्चे जैसे उन्हें समझ पाए, और इसीलिए स्कूल्स में काफ़ी पॉपुलर हो गई। ऐसी ही एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, इन चारों स्टैंजा का अपना ही एक मतलब, थीम और कंक्लूजन है, और इसके अंदर आपको एम्बिग्यूटी भी काफ़ी देखने को मिलेगी, विच मीन्स कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस या फ्रेज का 2-3 मतलब निकल रहा है और वो सभी सेंसिबल है और लॉजिकल है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स क्या हो सकती हैं, बट अगर उनमें से कोई पॉइंट आपके टीचर ने आपको नहीं बताए हैं या फिर आपकी वर्कबुक में नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में तो वही लिखोगे जो आपके टीचर ने कहा है। 2-3 मतलबों में से उन्हें जो भी मतलब समझ आया होगा और ज़्यादा सेंसिबल लगा होगा वो उन्होंने आपको पढ़ा दिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड इज़ वॉट यू स्विम इन और डांस इट इज़ सिंपल। तो डॉल्फिन कह रही है कि हमारे लिए दुनिया क्या है, जहाँ हम स्विम कर सके और डांस कर सके, राइट, तैरे और डांस करें, ये सिंपल सा फैक्ट है। वी आर इन आर एलिमेंट बट वी आर नॉट फ्री। हाँ, तो हमारे लिए दुनिया वाटर है जहाँ पे हम स्विम कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बाहर हम बहुत और अभी हम अपने एलिमेंट में ही हैं, यानी कि वाटर में ही होते हैं, और उन्हें यानी कि वो पूल या एक्वेरियम में है या वाटर पार्क में है, तो वहाँ तो एलिमेंट जैसे हम कहते हैं ना, तो वो मराइन एनिमल, राइट। वाटर, आगे बोलती है वो, द अदर हैज माय शेप, यानी कि उसी में जो दूसरा क्रिएचर है उस पूल में या पार्क में। और डॉल्फिन कह रही है कि हम यहाँ पे फ्री मेरी तरह दिखता है, यानी कि उन डीप ओशियंस में डॉल्फिन के साथ और थाउजेंड ऑफ किलोमीटर आराम से चल सकते थे स्ट्रेट लाइन में। जो लाइन आ रही है हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम द अदर्स मूवमेंट, आगे वो कहती है आउटसाइड दिस वर्ल्ड वी कैन नॉट, पहला चीज हो सकता है वो कह रही है कि दुनिया के बाहर डॉल्फिन है वो बहुत देर तक कर रही है, जिंदा नहीं रह सकते, मेरे थॉट बन जा, मतलब अब वो तो फिश है, पता है डॉल्फिन सोशल एनिमल्स होती है और एक दूसरे को कॉपी करती हैं। जो डॉल्फिन वहाँ पहले से होगी वो करतब करेगी, ठीक है, या फिर शायद वो भी नहीं हो, तो वो जो मूवमेंट करेगी तो इसे देखकर ये वाली डॉल्फिन भी करेगी, एंड ऑल्सो माइन, यानी कि और जो मैं मूवमेंट करूँगी मुझे देख के वो भी करेगी। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि ये जो अदर है, यानी कि ये अदर किसी मैन को रिफर कर रहा है जो कि इनका ट्रेनर है, और वो जो हाथों से मूवमेंट कर रहा है वो ही हमारे थॉट बन जा रहे हैं, वही मुझे करना पड़ रहा है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है बट उसे करना पड़ रहा है। और तीसरा मतलब है कि जो दूसरी डॉल्फिन है वो जैसा मूवमेंट कर रही है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, जबरदस्ती उसके साथ जो किया जा रहा है वही सेम मेरे साथ हो रहा है, और जो मेरे साथ हो रहा है वो उसके साथ हो रहा है। लाइक मतलब पहले पहले वो जब नहीं सीखते हैं तो उनको मारा भी जाता है, डॉल्फिन्स को या किसी भी एनिमल को जिसको ट्रेन करा जा रहा हो कि वो हुप्स के थ्रू पास करे, ये सारी चीज़ें। अब आगे लिखते हैं,
देयर इज अ मैन एंड देयर आर हूप्स। तो ये डॉल्फिन बोलती है कि यहाँ पे एक मैन है मतलब एक इंसान जो हमें ट्रेन करता है, और हूप्स भी है मतलब छल्ले हैं जिनके थ्रू हमें निकलना होता है। अब फिर से एम्बिग्यूटी आ गई है। देयर इज अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गिल्ट। पहला मतलब इसका हो सकता है कि डॉल्फिन के मन में कॉन्स्टेंटली एक गिल्ट की फीलिंग आती रहती है कि कैसे वो अपने और लोगों के साथ भाग नहीं पाई जब उसके सारे फैमिली मेंबर्स भाग रहे थे, जब ये लोग ओशन में से डॉल्फिन पकड़ने आए थे, वो कैसे इनके ट्रैप में फंस गई। दूसरा मतलब हो सकता है कि देखो डॉल्फिन के लिए एक ये तो अननेचुरल इन्वायरमेंट होता है पूल वगैरह में, बट उसमें पंप वगैरह लगाए जाते हैं। एक्वेरियम में तो पंप होते हैं, आपने देखा होगा, बट बड़े बड़े जो पूल होते हैं उनमें भी पंप वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कि वाटर ऐसा लगे कि फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ मूवमेंट, ऐसा नहीं कि बस स्टैगनेंट वाटर पड़ा हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो डॉल्फिन वही कहना चाह रही है कि ये जो पानी मूव हो रहा है ये झूठा है। ठीक है, ये फॉल्स है। हमें उल्लू बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये पानी नेचुरल है। दूसरी स्टैंजा में हम देखते हैं कन्फाइनमेंट के बारे में, यानी कि बंदिशों के बारे में। वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दीज वाटर। ठीक है, इन पानी में हमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। ठीक है, हमें पता है कि ये अननेचुरल वाटर है। नो एक्सप्लेनेशन ट्रेम्बल ऑन आर फ्लैश। ऑन आर फ्लैश यानी कि हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे। ठीक है, अब आपको पता होगा डॉल्फिन काफ़ी सेंसिटिव क्रिएचर्स होते हैं और वो काफ़ी इंफॉर्मेशन अपनी स्किन से परसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाटर में उन्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन यानी कि लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, कुछ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेम्बल यानी कि सेंसेशन, नो एक्सप्लेनेशन इज सेंस्ड ऑन देयर फ्लैश। इससे हमें समझ में आता है कि किसी भी क्रिएचर के लिए उसका नेचुरल हैबिटेट कितना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बॉडी उसी इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होती है और अडेप्टेड होती है। आगे यहाँ पे डॉल्फिन काफ़ी दुख के साथ कहती है वी आर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। मतलब कुछ समय पहले तक हम ब्लेस्ड थे, लेकिन अब हमारे लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नहीं बची है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगेन टू ट्रांसलेट। उसी जगह बार बार घूमते घूमते कुछ दिनों में हम ट्रांसलेट यानी कि इंटरप्रेट समझने लगे कि ये क्या है। इट वॉज द सेम स्पेस, ये वही सेम जगह है। यानी कि वो क्या कोशिश कर रहे होंगे कि हम इस जगह से भागें, दूर चले जाएं। तो वो डीप ओशंस में क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे चलते जाते कितनी जगह होती है, कहीं पर भी भाग सकते हैं। तो वो काफ़ी इधर उधर करते करते राउंड एंड राउंड इधर उधर जाते जाते अब लास्ट में उस डॉल्फिन को कुछ समय बाद समझ आने लगा, ट्रांसलेट होने लगा, यानी कि इंटरप्रेट करने लगी, वो समझने लगी कि ये एक छोटा सा पूल है और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि पानी है ओशियन के बीच में, कोई छोटा सा आपने रूम बना दिया जिसमें गैस है और वहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन के पंप लगाए हुए हो। इवन तो आपको वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी, बट रेस्ट्रिक्शन की फीलिंग से बुरी कोई फीलिंग नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे उस चीज़ को दोबारा बोला गया है। जब भी कोई चीज़ को रिपीट किया जाता है, ऐसे कोई फ्रेज है या सेंटेंस, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ और इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे दोबारा बोला गया है इट इज़ द सेम स्पेस एंड ऑलवेज एंड अबव इज़ द मैन। हमने पहले स्टैंजा में भी देखा देयर इज़ अ मैन, मैन की बात हो रही है उस इंसान की। इससे पता चलता है उन डॉल्फिन्स को वो इंसान किस तरीके से ट्रीट करता होगा जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा दुखी हैं। और फिर से वो कहती है इट इज़ द सेम स्पेस ऑलवेज। ठीक है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, बट वही छोटे से पूल में उनकी ज़िंदगी कन्फाइन होके रह गई है। थर्ड स्टैंजा में हमें समझ में आता है एक डॉल्फिन के लिए उसका परिवार या फिर एक किसी भी एनिमल के लिए उसका ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट होता है, इवन ह्यूमंस के लिए। वो कहती है एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड। अब देखो सेकंड स्टैंजा में उसने बोला था ना वी आर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड, अगेन वो उसी चीज़ को बोलती है, विच मीन्स ये लाइन बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स के साथ कही गई है। फॉर द वर्ड विल नॉट डीपन टू ड्रीम इन, यानी कि क्योंकि वो क्या कह रही है, फॉर द वर्ड यानी कि बिकॉज है। ठीक है, क्योंकि दुनिया अब उतनी डीप नहीं है हमारे लिए जहाँ पे हम ड्रीम कर सकें। ठीक है, सपने देख सकें। सपने क्या होते हैं, होप होते हैं हमारे, और अब हम कोई सपने नहीं देख सकते क्योंकि ये दुनिया ना उतनी डीप नहीं है जहाँ हम सपनों की दुनिया में खो सकें। यहाँ पे मतलब ये है कि वो पूल की जो डेप्थ है वो कितनी हो सकती है, वो एज कम्पेयर टू ओशियन कुछ भी नहीं है उसकी डेप्थ, राइट। The other knows and out of love reflects me for myself. Other knows यानी कि जो दूसरी डॉल्फिन है वो जानती है मैं कितनी दुखी हूँ और इसीलिए वो मुझसे कम्युनिकेट करती है
जैसे कि मैं खुश हो जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि वो इस पूल में अकेले होती तो सोचो उसके साथ क्या ही हो रहा होता। बट ये दोनों डॉल्फिन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, अपने दुख बांट रही हैं, ठीक है। वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर एल्स। तो आपको पता होगा जब भी पानी के नीचे कोई भी फिश होती है तो पानी की वजह से उसके थ्रू जो सन रेज आ रही होती हैं उनकी बॉडी पे पड़ती है तो वो कैसे चमकते हैं, राइट। और सिल्वर स्किन क्यों कहा गया है? क्योंकि डॉल्फिन का कलर ग्रेइश होता है। और इस स्टैंजा में देखिए हम ये भी देखते हैं कि वो कैसे अपनी पास्ट लाइफ को कंपेयर कर रही है और दुखी हो रही है। इनकी स्किन पर अब जब भी सनलाइट पड़ती है तो जो फ्लैश क्रिएट होता है उससे क्या उन्हें महसूस होता है, उन्हें किसकी याद आ जाती है? अपने पुराने हैबिटेट यानी कि ओशन की। यहाँ पे सिल्वर का मतलब वही है, ग्रे, मतलब उसको और ब्यूटीफुल तरीके से कहा गया है, ठीक है। देयर इज अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैज डिसअपियर्ड। अब फिर से उस इंसान की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या कहती है कि हम देयर इज अ कलर्ड बॉल, जो कि वी हैव टू मतलब कि मेरी दोस्त डॉल्फिन और मुझे बैलेंस करना पड़ता है। कब तक? जब तक वो इंसान हमारे सामने से चला ना जाए। मतलब वो इंसान जब भी आता होगा तो ट्रेनिंग देता होगा, उसके बाद चला जाता होगा, राइट। अब लास्ट स्टैंजा देखो, और स्टैंजा में आपको होपलेसनेस दिखती है। द मून हैज़ डिसअपियर्ड। अब आपको पता होगा रात का कोई हम सीन देखें जहाँ मून है, वहाँ पे डॉल्फिन्स कैसे उछल उछल के जाती हैं, ठीक है। तो वो मून अब चला गया है, वो मून अब नहीं रह गया, राइट। जहाँ पे वो सर्कल सर्कल ऐसे गोल गोल घूमती थी, राइट। वी सर्कल वेल वॉर्न ग्रुप्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट। और अब हमें किसके चक्कर कैसे कूद कूद के जाना पड़ता है? वेल वॉर्न यानी कि जिन रास्तों को हम जानते हैं, जिस चीज़ को हम जानते हैं, वेल वॉर्न, ठीक है। और वेल वॉर्न यानी कि कुछ भी ऐसा जो आपके साथ होता रहे रोज रोज और फिर आप उसमें इंटरेस्टेड ना रह जाओ, वो आपके लिए कोई एक्साइटिंग चीज़ ना हो, बिल्कुल बोरिंग लाइफ। रोज वही शोज करने हैं उन्हें, रोज वही करतब दिखाने हैं। लोग तो बहुत खुश होते हैं, लोग नए नए आते हैं, बट डॉल्फिन तो वही है, राइट। ग्रूव्स यानी कि कर्व्ड रास्ते इधर उधर के जो वाटर के होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें रोज सर्कल यानी कि एज अ वर्ब यूज़ किया गया है कि हमें सर्कल करना पड़ता है, गोल गोल चक्कर लगाने पड़ते हैं वेल वॉर्न ग्रूव्स के, किसके? वाटर के। ऑन अ सिंगल नोट, सिंगल नोट यानी कि वही मोनोटोनस आवाज़ आती रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। वो आवाज़ क्या है? विसल है उस ट्रेनर की। अब आप ही सोचो, दिन के इतने घंटे बस आप सीटी की आवाज़ सुनते जा रहे हो, ठीक है। जो आपके नेचुरल वॉइसेस हुआ करती थी कहीं भी आपके नेचुरल हैबिटेट में, वो आपको सुनने को नहीं मिल रही हैं। म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्रॉम द अदर्स हार्ट विच टर्न्स माई ओन टू स्टोन। विच मीन्स क्या है कि जो दूसरी डॉल्फिन है उसके जो है वो हमेशा उसके दिल से जो है कैसा म्यूजिक निकलता है? लॉस का। किस चीज़ का लॉस हुआ है? अरे इन्होंने अपनी फैमिली को खोया, अपनी जगह को खोया है। फैमिली और अपना हैबिटेट, यही तो होते हैं जिंदा रहने के लिए चीज़ें। सिर्फ पानी में हैं तो क्या खुश रहेंगे? अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इवन तो हम यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ रहे थे, बट लेकिन यहाँ पे पोएटस ने कोशिश करी है कि वो हमें बता पाए कि सिर्फ ये एक डॉल्फिन का कहना नहीं है कि वहाँ पे उसके साथ बुरा बिहेवियर हो रहा है या फिर उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि दूसरी डॉल्फिन है वो भी तो, यहाँ पे कई बार वर्ड यूज़ किया गया है वी, राइट। पहले आई आई चल रहा था बट अभी दोनों डॉल्फिन्स के लाइफ का रेफरेंस पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ प्लास्टिक टॉय। प्लास्टिक टॉय शायद उनके खेलने के लिए होगा या फिर उसके साथ वो करतब करती होंगी, बट यहाँ पे खेलने के लिए होगा जिससे वो खुश रहें। बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्रिएचर्स होते हैं डॉल्फिन, तो टॉयज़ के साथ खेलना और ये सारी बातों को समझना वो जानते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो होप, ठीक है। प्लास्टिक टॉय तो है, खुश करने के लिए उन्होंने दे दिया है बस, लेकिन हमारे पास कोई होप नहीं है। मैंने कहा ना, होपलेसनेस दिखाई गई यहाँ पे। वी सिंक टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अंटिल द विसल ब्लोज। लिमिट जो पूल की है यानी कि बेस जो है, जो ये लिमिटेड पूल है वहाँ तक हम सिंक करते हैं। सिंक यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड टाइप का यूज़ है, जबकि वो कह सकते थे स्विम इन, लेकिन सिंक मतलब कि अब वो बस जिंदा लाश की तरह है, मतलब बिल्कुल उसकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं बची है। वी सिंग टू द लिमिट्स ऑफ दिस पूल अनटिल, कब तक हम इसकी लिमिट्स तक जाकर तैरते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा खुश करने की कोशिश करते हैं, जब तक विसल की आवाज़ ना सुनाई दे जाए और हमें फिर से ऊपर आना पड़ता है। अब ये किसी करतब का पार्ट हो सकता है, या फिर जनरली जब इनका ट्रेनर आता होगा तो इन्हें स्विमिंग छोड़ के उसके पास जाना होता होगा और उसे वो जो कह रहा है वो सुनना पड़ता होगा, ठीक है। देर इज़ अ मैन एंड आर माइंड नोज वी विल डाई हियर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से उस मैन की बात की गई है जो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा था। देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर हुप्स, फिर से वो चीज़ बोली गई, देयर इज़ अ मैन,
ठीक है, देयर इज़ अ मैन, तो वो मैन को बार बार बताया जा रहा है और इससे हमें क्या समझ में आता है कि ह्यूमंस कितने ग्रीडी होते हैं। न जाने कैसे वो अलाउ कर देते हैं दूसरे ह्यूमंस को कि वो एनिमल्स का यूज़ करें अपने प्रॉफिट के लिए, दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए। एंड वो क्या कहती है, हमारा दिमाग जानता है या हम जानते हैं कि हम यहीं मरेंगे, हम यहाँ से लाइफ लॉन्ग कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे ये बात और समझ में आती है कि वो भूखे रहकर या फिर दुखी होकर, डिप्रेस होकर वैसे भी मर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पेसिमिज्म दिखता है, ठीक है। इस पोएम का यही मोटिव है कि ये हमारे मन में जो हमारा बिजनेस माइंड है उसको थोड़ा इमोशनल बनाए, उसको थोड़ा सेंसिटिव बनाए। हम अपने एनवायरनमेंट, नेचर, एनिमल्स की केयर करना स्टार्ट करें और उनके साथ बुरा व्यवहार करने से पहले खुद सोचें कि अगर वो हमारे साथ होता तो हमें कैसा फील होता। I hope you learned something from this very short yet valuable poem. We'll meet you very soon with some more chapters of class 11th and 12th.